मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं हम तो दूध दही सुबह शाम खाते हैं फिर भी हड्डियाँ कमजोर हो। सुना ही है कि कैल्शियम खाओ हड्डियों के लिए, लेकिन हड्डियों में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हड्डियाँ बनाने में काम आती है। विटामिन डी मेनली हमें सनलाइट से मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि हम सनलाइट पूरा दिन ही लेते रहें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और सनलाइट बहुत ज़्यादा लेने के भी अपने नुकसान हैं। कुछ सेंसिटिव पीपल्स में सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर्स के भी इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। पहले के टाइम में साग बनता था तो एक प्रथा की तरह मानते थे कि साग बना है खाना बहुत जरूरी, अब कौन साग खाता है, तो उस कारण से हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आयोडीन युक्त हम नमक खाते हैं, गोइटर के इंसिडेंट खत्म हो गए। यदि ऐसा कुछ हो कि घी में हम विटामिन डी डाल दें, जैसे नमक के साथ हुआ है, गोइटर चला गया, तो ऐसे विटामिन डी भी जा सकता है। दर्दें बहुत ज़्यादा रहती है, बॉडी के अंदर अननेसेसरी पेन्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हड्डियों की कमजोरी हो रही है। जिम में जो लोग ईगो ट्रेनिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ईगो लिफ्टिंग क्या होती है? क्या बिना डॉक्टर के परामर्श के भी विटामिन डी के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं? जो महिला गर्भावस्था में होती है उनको भी क्या विटामिन डी के वो सप्लीमेंट लेने चाहिए? नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ ऑर्थो सर्जन डॉक्टर दीपक अरोड़ा मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में हड्डियों की कमजोरी क्यों होती है और क्या ऐसा खाएं कि हड्डियां हमारी मजबूत रहें, उम्र से पहले कमजोर ना हो, कैल्शियम कौन सा लें, इन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि आजकल ये समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमें बताएं कि आजकल ये हड्डियों में कमजोरी का क्या कारण है? देखो, हड्डियों को कमजोर होने को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोपोरोसिस अपने आप में एक वर्ड है जिसमें ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स एंड पोरोसिस का मतलब होता है खोखली हो जाना, पोर्स हो जाना हड्डियों में। तो ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। जी। और इसके लिए हमें क्या है ना कि कुछ चीज़ों का हमें जिंदगी भर ध्यान रखना है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो हम बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होनी है, इसको हम बदल नहीं सकते। फीमेल्स में, जैसे औरतों में पुरुषों के मुकाबले जल्दी हड्डी कमजोर हो जाती है क्योंकि उनमें मेनोपॉज आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे फैक्टर है कि एज तो बढ़नी है, फीमेल जेंडर है तो है ही, वो चेंज, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अच्छा, मैं यहाँ पे रोकूं आपको, ये मेनोपॉज क्या होता है और औरतों में जो आपने हड्डियों की कमजोरी का कारण जो बताया? मेनोपॉज जब फीमेल्स में 45 के बाद मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा। तो उसके बाद एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस जल्दी सेट इन हो जाता है। तो फीमेल्स में जल्दी ओस्टियोपोरोसिस आ जाता है मेल्स के मुकाबले। उम्र के साथ तो हड्डियां कमजोर होनी है, पर फीमेल में वो एक एडिशनल फैक्टर होता है, तो उनकी एज में जल्दी ओस्टियोपोरोसिस आता है। अब कुछ कारण ऐसे हैं जिससे कि हड्डियां को कमजोर होने को हम मतलब कि रोक सकते हैं या वो हड्डियों पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको गिनाऊं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। जैसे शुगर है, थायराइड है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है। यदि आपको डायबिटीज है और आपको उसको तरीके से कंट्रोल नहीं करते हो, या आप थायराइड है, आप थायराइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो अल्टीमेटली आपकी जो बोन्स है वो उस पर इफेक्ट करेंगी। तो शुगर को कंट्रोल करने से बाकी सब तो ठीक होता है, लेकिन बोन्स का भी उसका लगभग डायरेक्ट कनेक्शन है। तो शुगर आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए, अल्टीमेटली वो हड्डियों को स्ट्रेंथन देती है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर वॉक नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से सेडिनेटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। आजकल लोग जो होते हैं ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन सिटिंग जॉब रहता है, अंदर रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो बोन्स है वो जल्दी वीक होती है एज कम्पेयर टू जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तीसरा यदि मैं कारण बताऊंगा तो वो है कि गलत आदतें होना, जैसे अत्यधिक धूम्रपान करना, अल्कोहल का सेवन करना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप रेगुलर बेसिस पे और लंबे टाइम तक अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करते हैं तो हड्डियों में कमजोरी का ये कारण बनती है। चौथा कारण है कि पौष्टिक आहार नहीं लेना। कैल्शियम, विटामिन डी रिच डाइट और अदर मिनरल्स होते हैं जो बोन्स को चाहिए होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो वो प्रॉपर यदि पौष्टिक आहार नहीं लेना, जंक फूड ज़्यादा लेना, वो अल्टीमेटली हड्डियों को कमजोरी का कारण बनती है। तो यदि हम इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों को यदि हम लेके चलते हैं, जैसे हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो फिर हमें ये चीज़ों को हम बदल सकते हैं और हड्डियों को हम अपने मजबूत रख सकते हैं। आप तो लगातार इस तरह के पेशेंट और पिछले 2 दशकों से मुझे लगता है कि आप इस प्रोफेशन में डील कर रहे हैं। तो आजकल क्या हड्डियों की कमजोरी का ये समस्या जो है अभी ज़्यादातर आगे आए क्या? हाँ, हड्डियों की कमजोरी की समस्या अब बढ़ती जा रही है। एक उसका मेन कारण तो ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी जो कल्चर आजकल ज़्यादा झुकाव इंडोर वर्क की तरफ होता जा रहा है, ज़्यादातर बैठ के काम करें। दूसरा, जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ा सा अल्कोहल की तरफ और टोबैको की तरफ झुकती जा रही है। आजकल हर यंग बच्चा जो भी 30 का है, 25 का है, वो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, कम मात्रा में, कॉलेज में फ्रिक्वेंटली चल रहा है, और धूम्रपान का भी सेवन कर रहा है, और एक्सरसाइज और जंक फूड भी ले रहा है, क्योंकि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है जंक फूड, तो जंक फूड भी खा रहा है ना। उसको इस एज में उसको सब कुछ अच्छी तरह से पच जाता है, कोई उसको नुकसान नहीं देता है, तो वो उसको सेवन लगातार करता रहता है। जैसे 25 साल में यदि वो सेवन करना स्टार्ट करता है, 35 तक लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान होने लग जाता है। तो ये हड्डियों की कमजोरी, फिर बाद में दर्द रहना जॉइंट्स में, बोन्स में, ये सब कारण फिर 35-40 के बाद आने लग जाते हैं। आपने डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये जो मदिरा और धूम्रपान तंबाकू का जो सेवन आजकल यंग जनरेशन में भी बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसको काफ़ी ग्लैमराइज भी किया जा रहा है कि इसको खाने को बड़ा ही मतलब फैशन और बहुत ही एक टशन इस पर? हाँ, अब देखो, जैसा सोसाइटी देखती है टीवी पे, उसको फॉलो करने की कोशिश करती है, और हर स्टंट मैन और हर जो मीडिया में पर्सन जो ऊपर है, तो वो ये धूम्रपान को दिखाते हैं और नीचे छोटी सी ऐड लगा देते हैं कि धूम्रपान करना सेहत के लिए। आइडली तो दिखाना ही नहीं चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि छुप के करनी चाहिए थी, लेकिन अब यदि टीवी पे जो बच्चा देख रहा है वो फॉलो कर रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आपने एक लाइन की वो बात थी कि ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम था जिसको छुप कर करना चाहिए, और इसको बहुत ही पब्लिकली और बहुत ही बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करके किया जा रहा है। डॉक्टर दीपक, हमें बताएं कि तमाम तरह के आपने कारण तो बताएं कि हड्डियां कमज़ोर क्यों हो रही हैं। अब जो लोग भी हमें सुन रहे होंगे वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या करें कि हमारी हड्डियां कमज़ोर ना हो, क्या खाएं कि हमारी हड्डियां कमज़ोर ना हो। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि खाने को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब खाने को लेके बहुत सारी भ्रांति है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। पहले तो क्या खाएं उस पर बात करें। ना खाएं तो मैंने बताया है कि 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो खराब करती है, जंक फूड भी खराब करता है, पर क्या खाएं ये भी जरूरी चीज है। अच्छा, क्या खाएं में भी बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं, बाय द वे पनीर की कोई सब्जी बना रहे हैं, तो अकेले पनीर से तो सब्जी नहीं बनेगी ना। इवन तक उसमें नमक भी आपने कम डाला तो टेस्ट नहीं आएगा। हाँ। पनीर के साथ मसाले भी डालने पड़ेंगे, कुछ और प्याज टमाटर तड़का भी लगाना होगा, तो जाके सब्जी बनेगी। ऐसे ही जो बोन होती है वो सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं हम तो दूध दही सुबह शाम खाते हैं फिर भी हड्डियां कमजोर हो गई। हम तो सुबह शाम खा रहे हैं दूध दही, पर सिर्फ कैल्शियम तो हड्डियों में नहीं है ना। हमने कैल्शियम को सुना ही है कि कैल्शियम खाओ हड्डियों के लिए, लेकिन हड्डियों में बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो हड्डियां बनाने में काम आती है। बोन्स जो होती है एक तरह से प्रोटीन का स्कैफोल्ड होती है, प्रोटीन का ढांचा होता है जिसके अंदर कैल्शियम भरा होता है। जैसे हमारा घर बनता है, सीमेंट भरते हैं शरीर के अंदर, वैसे ही बोन्स जो होती है एक तरह से स्कैफोल्ड होती है, मतलब प्रोटीन का स्कैफोल्ड होता है जिसके अंदर कैल्शियम भरा रहता है। तो सिर्फ कैल्शियम खाना, आप सोचते हो कि कैल्शियम मैं खाता रहूंगा सुबह शाम दूध पीऊंगा मैं हेल्दी रहूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका मिथ है। अच्छा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ जैसे आपको, ताकि आपको मतलब कि इंडिया में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का भी इशू है कि मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, तो मेरे तो बोन्स कमजोर होनी है, ऐसा भी नहीं है। तो देखो क्या है कि हड्डियों के लिए सबसे जरूरी कैल्शियम है, ये मैं भी मानता हूँ। पनीर की सब्जी के लिए सबसे जरूरी पनीर है, तो हड्डियों के लिए सबसे जरूरी कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो रिच सोर्स है वेजिटेरियन में यदि माने तो दूध दही पनीर, ये कैल्शियम रिच सोर्स है।
और कैल्शियम रिच सोर्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी कैल्शियम रिच सोर्स होती है यदि हम माने। और यदि नॉन वेज में माने तो अंडा बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, और मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड ये भी कैल्शियम के सोर्स होता है। अब कैल्शियम के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर ही तो कैल्शियम जमा होता है, तो प्रोटीन रिच डाइट भी हमें लेनी चाहिए। हम जंक फूड खा रहे हैं और 2 गिलास दूध पी रहे हैं, हड्डी नहीं मजबूत होगी, क्योंकि जंक फूड में तो प्रोटीन नहीं है ना। तो प्रोटीन के लिए यदि वेजिटेरियन सोर्स माने तो हमारा अनाज है, राजमा हुआ, अंकुरित दालें हुई, चना हुआ, ये वेजिटेरियन सोर्स में आ गया। नॉन वेज में माने तो वही मीट हुआ, चिकन हुआ, अंडा हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण चीज पे, वो होता है विटामिन डी। अच्छा, स्कैफोल्ड बनाया प्रोटीन ने, कैल्शियम उसमें जमा हुआ। अब अपने ब्लड से या अपनी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को बोन तक ले जाना, ये विटामिन डी करता है। अच्छा, तो विटामिन डी होना भी जरूरी है। विटामिन डी मेनली हमें सनलाइट से मिलता है। हम सनलाइट में जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि हम सनलाइट पूरा दिन ही लेते रहे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और सनलाइट बहुत ज्यादा लेने के भी अपने नुकसान, मतलब ऐसा नहीं है कि हम विटामिन डी पूरा करने के लिए घंटा घंटा धूप में करें। अच्छा, ये नुकसान हो सकता है। हाँ, सनलाइट से भी अपने नुकसान, क्योंकि सनलाइट की जो हमारी जो प्रकृति की जो ओजोन परत है, उसमें कितनी रेज हमारे नुकसान दे रही है, कितना फायदा दे रही है, ये भी नहीं पता ना हमें। और किस टाइम की सनलाइट है ये भी बहुत मुश्किल है कैलकुलेट कर पाता। अच्छा, ऐसा मतलब कि ऐसा रिसर्च हुआ है, ऐसा रिसर्चों में पता लगा है कि यदि आप 40 मिनट्स 40% बॉडी पार्ट यदि एक्सपोज करके सनलाइट में बैठोगे तो आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलेगा। ऐसा निकला है, ऐसा बना है, ठीक है। पर वो बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना। तो एक सिंपल शब्द यही है कि विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट लेना ज्यादा बेटर है। यदि आज के हम प्रैक्टिकल जीवन में हम जी रहे हैं, यदि हम घर पे खाना ऐप से मंगवा रहे हैं या सामान ऐप से मंगवा रहे हैं, तो विटामिन डी के लिए भी हमें थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहिए। विटामिन डी के लिए मेरे सुझाव में सप्लीमेंट लेना बेटर है। सनलाइट भी लेनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो सप्लीमेंट लेना बेटर है। और यदि खाने के मामले में मैं बताऊं विटामिन डी के, तो विटामिन डी जनरली होता है फिश ऑयल में होता है। अच्छा, सैल्मन फिश हो गई, टूना फिश हो गई, या फिश लीवर हो गया, कोल्ड लीवर ऑयल हो गया। दूसरा एग योक भी है, विटामिन डी का सोर्स होता है, पर ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। थोड़ा बहुत अनाज में भी होता ही है। अनाज मतलब आपका क्या मतलब है? अनाज, जो मोटे अनाज? हाँ, मोटे अनाज में भी विटामिन डी थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितनी हमारी रिक्वायरमेंट। तो विटामिन डी के लिए पहला सोर्स सनलाइट होता है। दूसरा सोर्स कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड है जिसमें फिश का महत्व ज्यादा है, कोड लीवर ऑयल का महत्व ज्यादा है। मेडिसिन भी आती हैं कोड लीवर ऑयल की। तीसरा मेरी पर्सनल यही राय है कि मेडिसिन सप्लीमेंट लेना जरूरी है। ऑन एंड ऑफ विटामिन डी की सप्लीमेंट लेते रहने चाहिए, विटामिन डी टेस्ट करवा। तो अब ये हो गई तीसरी बात कि विटामिन डी ने कैल्शियम को बोन तक पहुंचा दिया। अब इसमें कुछ और मिनरल्स चाहिए होते हैं, कुछ और विटामिन चाहिए होते हैं जो हम नहीं खाते हैं तो भी बोन नहीं बनते। अच्छा, अब कौन से मिनरल्स हैं? हाँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन आता है विटामिन के। विटामिन डी में तो सबने सुना है, हाँ, विटामिन डी का नाम तो सबने सुना, पर विटामिन के भी बोन के मिनरलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन के जो होता है ये कैल्शियम को मिनरलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब कि ये बोन के अंदर कैल्शियम को जमा रहने में हेल्प करता है। तो विटामिन के का जो मेजर सोर्स है वो तो हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे पालक हुआ, अपना साग हुआ, ब्रोकली हुई, फ्रूट में मान लो कीवी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, एवोकाडो हो गया। तो ये विटामिन के रिच सोर्सेज हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि दूध पीते रहे और हड्डियां कमजोर होगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना भी जरूरी। आपने साग कभी खाया नहीं, कभी पालक टच नहीं की, तो उसका फिर फायदा नहीं मिल पाएगा आपको कैल्शियम लेने। और भी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे मैग्नीशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब जरूरी होते हैं बोन बनाने के लिए। मैग्नीशियम जनरली मिलता है नट्स में। अच्छा, जैसे नट्स हुआ, आलमंड हुआ, इसमें मैग्नीशियम अच्छा खासा होता है। जैसे पिस्ता हुआ, इसमें होता है। जुकूनी हुआ, इसमें जो है ये रिच सोर्स होते हैं। मतलब मेनली जैसे जो हमारे जो नट्स हो गए, इनमें अच्छा मिल जाता है
और फास्फोरस जनरली इसमें मिलता है हमें, सी फूड में फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी फास्फोरस अच्छा होता है। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कहीं ना कहीं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, नट से मिल जाता है। तो हम दिन भर में सुबह उठ के बादाम खाते थे, पुराने टाइम में मदर छील के देती थी, उन सब का रोल था कुछ ना कुछ। वो चीजें धीरे धीरे जाती जा रही हैं, तो हम सप्लीमेंट्स पे आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मतलब कि अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मेडिसिन के पास आ रहे हैं। तो पहले मतलब कि जब हम पहले के टाइम में साग एक प्रथा होती थी, साग बनता था तो एक प्रथा की तरह मानते थे कि साग बना है, खाना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है। तो वो इसलिए बना था कि उसमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन की है, तो सब कुछ है उसके अंदर। तो वो ऐसे कंज्यूम करते थे कि मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे हम अब कौन साग खाता है, कौन पालक खाता है ज्यादा, तो उस कारण से हमें मेडिसिन लेनी पड़ रही, यही सब कारण। डॉक्टर साहब, आपने ये जो जवाब दिया, इसमें बहुत दो महत्वपूर्ण बात है जिस पे मैं उससे निकले हैं सवाल, उस पे मैं आऊंगा। पहले मुझे बताइए कि आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि हड्डियों के लिए कैल्शियम का रोक कर रखना ये क्यों जरूरी होता है। हड्डियों के लिए आप उसकी मजबूती के लिए कैल्शियम को कह रहे हैं कि कैल्शियम को रोकता है, क्यों जरूरी होता है ये। हम एक जैसे घर बनाते हैं, तो घर में हम जैसे सीमेंट का हमने जैसे बनाया, तो घर में जैसे सबसे पहले तो हम सरिये खड़े करते हैं, उसके बीच में सीमेंट भरते हैं, तो कैल्शियम तो वही है। अच्छा, कैल्शियम सीमेंट की तरह काम करता है। स्कैफोल्ड जो है प्रोटीन से बनता है, और विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसे गाइड करता है कि तुम्हें बोन्स की तरफ जाना है, नहीं तो यूरिन से निकल जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन डी एक तरह से गाइडर है कि विटामिन कैल्शियम को कहाँ जाना है, जो हम खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो विटामिन डी की कमी हुई तो मिसगाइड हो जाएगा ना, ठीक है। और कैल्शियम जो विटामिन की है, विटामिन के वहां जब कैल्शियम पहुंचता है, उसको बोन के अंदर जमे रहने में हेल्प करता है, एक तरह से आप ये मानिए। जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके अंदर वो एंजाइम की तरह काम करता है। अच्छा, वो जमे रहने से हमारा बोन मतलब मजबूत रहता है। मजबूत। जैसे 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 जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों में बोन बनती ज्यादा है, कम खुरती है। मिडिल एज में दोनों ही प्रोसेस बराबर होता है, लेकिन ओल्ड एज में बनती कम है, खुरती ज्यादा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा टर्म है कि ये लाइफ में आना ही है। कुछ फैक्टर हम पहले भी मैंने बोला था कि चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जिनके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, जैसे मेनली खान पान पे हमारा डिस्कशन। बिल्कुल, चेंज तो कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। बताइए, जो लोग भी सुन रहे होंगे उनको तो इस आज आपने जिस तरफ ध्यान आकर्षण किया है कि भाई दूध, पनीर और ये सब दही खाने से लोगों को लगता है कि बहुत चौड़े में रहते हैं, भाई मैं तो सारा कुछ कैल्शियम मिला, और आपने बताया कि उससे प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता। तो प्रोटीन भी लेना बहुत जरूरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी लेना बहुत जरूरी है। एक नट में, एक नटशेल में बात करें कि कैल्शियम रिच डाइट है, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके साथ प्रोटीन डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन हुआ, अंकुरित दालें हुई, ये लेना बहुत जरूरी। फिर उसके साथ हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना भी बहुत जरूरी, ताकि जो मिनरल्स है वो भी पूरे हो जाए। और थोड़ा बहुत नट्स का भी रोल है। वो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बहुत सारे चीजों में मिलता है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जनरली पूरे हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है कि विटामिन के की प्रॉब्लम आती है, जनरली विटामिन डी की प्रॉब्लम आती है। तो डी के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी। तो 5 मेन तत्व के बारे में हमने बात की, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस, और विटामिन के। ये सारा डाइटरी सोर्स से हमें कंज्यूम प्रॉपर करना चाहिए। लेकिन आप विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट लेने की बात करें, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विटामिन डी के लिए मेन सोर्स वो सनलाइट ही, सूर्य का प्रकाश ही मानता है, और आपने उसके लिए एक तरीके से ये बहुत ही मेडिकली प्रूफ चीज आपने बताई, जिसको बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस वक्त में धूप में बैठना चाहिए। देखो, वैसे तो जो साइंटिफिक स्टडीज है उसमें तो ये कहा जाता है कि मॉर्निंग की जो धूप है वो बेटर होती है, मॉर्निंग हाफ की धूप बेटर होती है। लेकिन जो आजकल का टाइम है, जो हम प्रैक्टिलिटी में जी रहे हैं, और कुछ सन एक्सपोजर के भी प्रॉब्लम्स हैं, सन बर्न की प्रॉब्लम है, कई तरह के कुछ सेंसिटिव पीपल्स में
सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर्स के भी इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। तो इस सब बातों को देखते हुए सप्लीमेंट लेना ही बेटर माना जा रहा है। अच्छा, इस तरह की सप्लीमेंट लेना ही बेटर बात है। ओके ओके। तो स्किन कैंसर के केसेस में ये सनबर्न और इन सब तरह की हाँ, उनका रोल है, उनका सबका रोल है। जब स्किन एक्सेसिव मात्रा में हम सन एक्सपोजर लेते हैं और उसके अंदर जो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिससे कि स्किन की जो सेल्स है उनका डीएनए का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो ऐसे इंसिडेंट है। इसलिए ये बात है कि जब हमें कुछ चीज़ ऐसी है, विटामिन डी की जो सप्लीमेंट है वो वाइडली अवेलेबल है, ऑन द काउंटर अवेलेबल है, हर मात्रा में अवेलेबल है, हर फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आप दूध में डाल के लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, कैप्सूल लेना चाहते हो तो कैप्सूल भी अवेलेबल है, और यदि आप लिक्विड लेना चाहते हो तो लिक्विड भी अवेलेबल है, इंजेक्शन लेना चाहते हो तो इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो ये जब अवेलेबल है और आसानी से कॉस्ट मतलब सस्ते दामों में मिल रहा है, और उसके लिए हमें, मैं ये नहीं कहता कि सनलाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है, पर जब जो चीजें आसानी से मिल रही है उस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें पूरा आश्रित नहीं रहना चाहिए कि विटामिन डी हम तो धूप से ही पूरा करेंगे, ऐसा नहीं रहना। दूसरा, जैसे क्या है कि ये मेरी पर्सनल थॉट है, जैसे हमारे गोइटर बहुत कॉमन था इंडिया में, गोइटर कॉमन था, आयोडीन लेना पड़ता है, गोइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर। अब क्या किया, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी रिसर्च हुई, तो नमक में आयोडीन डाल दिया। टाटा सॉल्ट में भी आयोडीन है, हर नमक में एक आयोडीन पड़ा हो, तो आयोडीन युक्त हम नमक खाते हैं, गोइटर के इंसिडेंट खत्म हो गए। यदि ऐसा कुछ हो कि घी में हम विटामिन डी डाल दें, मार्केट में अब सारी घी तो हम खरीदते ही हैं, घी तो हम खाते ही हैं और घी खरीदते भी हैं, और मार्केट में सफोला घी है, वो घी, तो उनमें यदि विटामिन डी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बना के कि उसके अंदर विटामिन डी की इतनी मात्रा डालनी ही है, तो एटलीस्ट ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बहुत ज्यादा प्रीवलेंट है और साइलेंट डिजीज की तरह काम कर रही है, ये भी खत्म हो सकती है। क्योंकि जो बटर है, जो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इट्स नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो विटामिन डी फैट, तो ये फैट वाली चीजों में मिक्स हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जैसे विटामिन डी को बोला जाता है कि दूध के साथ लेना चाहिए, क्योंकि फैट सोल्यूबल है, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ये हमारी फैट में जाके जमा हो जाता है। हमारी बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, तो विटामिन डी फैट सोल्यूबल में आता है। तो यदि हम विटामिन डी को जैसे अमूल बटर में मिक्स कर दें, ऐसा कुछ प्रोसेस करके यदि रिसर्च की जाए इस पे, तो हम रोज एक बटर की टिक्की खाते ही हैं, तो उसमें विटामिन डी हमारा पूरा हो जाएगा। तो जैसे नमक के साथ हुआ है, गोइटर चला गया, तो ऐसे विटामिन डी भी जा सकता है यदि इसको हम, जो हम डेली फूड खाते हैं, जैसे घी खाते हैं या मक्खन खाते हैं, उसके अंदर यदि मिला हुआ है तो। बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी काफ़ी इन दिनों बढ़ रही है। मतलब कोई अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसी महिला है, क्या बिना डॉक्टर के परामर्श के भी विटामिन डी के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं क्या? हाँ, इसमें मैं आपको कुछ बता दूं कि विटामिन डी एक बार तो हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा, कि कितना है, क्या लेवल है, एक बार टेस्ट करवा लेना। उस टेस्ट से हमारा लेवल पता लग जाए कि जो हम खान पान कर रहे हैं, जो हम दिन में वर्क कर रहे हैं, उससे हमें डेली विटामिन डी कितना नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिल रहा है और कितना सप्लीमेंट की जरूरत है। यदि हमें बहुत ही डेफिशिएंसी आ गई तो फिर थोड़ा हाई डोजेज में हमें चाहिए होगा, और इसका फिर मॉनिटरिंग करना होगा। जैसे आपने टेस्ट करवाया तो बहुत ही कम आया, इसका मतलब कि जो हम खाना पीना ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, और जितना हम वर्क प्रोफाइल है हमारा, जितना हम धूप में जा रहे हैं, उसमें विटामिन डी हमारी इतनी मात्रा में बन रहा है कि वो शरीर में पूरा है या नहीं। यदि वो बहुत कम है तो आपको सप्लीमेंट अच्छी मात्रा में लेने चाहिए, ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए। लेकिन यदि अपने खाने पीने रहन सहन से विटामिन डी ठीक आपका बन रहा है तो कम मात्रा में विटामिन डी लेना चाहिए। जैसे यूजुअली जो विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है तो इसकी डोजेज हम वीकली बेसिस पे इनिशियली देते हैं, देन 8 वीक तक जैसे वीकली दे दिया, देन फिर हम इस विटामिन डी को मंथली बेसिस पे देते हैं। तो इसकी टैबलेट आती है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की, वो हम इस तरह से हम यूज करते हैं। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डेली डोज की यदि हम बात करें तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट है। 2000 इंटरनेशनल यूनिट की टैबलेट आती है जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, 1000 की भी आती है जो डेली कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन डेफिशिएंसी होने की वजह से तो हम पहले ज़्यादा देते हैं, वो फैट में स्टोर हो जाता है,
फिर मंथली बेसिस पे टैबलेट देते रहते हैं। तो डेली लेना थोड़ा कम्बरसम रहता है, मंथली एक टैबलेट लो 60,000 होता है, उससे काम बन जाता है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी इवन बच्चों में बहुत प्रिवलेंट है। अच्छा। आजकल की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो बच्चा पैदा होता है उसको विटामिन डी स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल तक देते हैं डेली 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली। इसका क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी मदर ने भी नहीं लिया, बच्चे को फीड करवाते थे। बच्चे के लिए तो सिर्फ एक माँ का ही सोर्स होता है। मदर में यदि डेफिशिएंट है, बच्चे में भी डेफिशिएंट हो गया। 2 साल में बच्चा जब चलने लगता है तो रिकेट्स लेकर आता है बच्चे के हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, शरीर में दर्द रहने लग जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो रिकेट्स के इंसिडेंट इंडिया में बहुत ही कॉमन है। तो रिकेट्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो नवजात शिशु है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसमें विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो बच्चों के लिए विटामिन डी अलग से आता है और जो उनको ड्रॉपर के माध्यम से दिया जाता है। अच्छा, जन्म से 2 साल तक? 2 साल तक प्रेफरेबली दिया जाता है। उसके बाद विटामिन डी थोड़ा डाइट से मिल जाता है, थोड़ा बहुत कभी कभी ऑन एंड ऑफ सप्लीमेंट से देते रहते हैं। तो जो महिला गर्भावस्था में होती है उनको भी क्या विटामिन डी के वो सप्लीमेंट लेने चाहिए क्या? बच्चे डेफिनेटली 100%, 100 से भी यदि कोई ज्यादा परसेंटेज है, उनको तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो दूध, दही और पनीर, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करें। आजकल एक ऐसी भी कम्युनिटी समाज में डेवलप हुई है जो कि दूध की ना चीज़ें नहीं खाते हैं वो लोग। वो एक टर्म होता है वेगन, ऐसे क्या कुछ वो टर्म कहा जाता है कि वो हम तो दूध वाली चीज़ें नहीं खाते। अगर उन लोगों को भी कैल्शियम के, तो उनको क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, यदि उनको कैल्शियम यदि अपना पूरा करना है तो हरी पत्तेदार सब्जी, स्पिनच और साग, मखाने हुए, टोफू 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 आ गया उसमें, तो उनको ये खाने से उनका कैल्शियम का पूरा हो जाएगा। कैल्शियम के लिए बेहतर सप्लीमेंट कौन से हैं कि जो सप्लीमेंट लिया जाए तो वो कैल्शियम की कमी मतलब वो? अच्छा, कैल्शियम के लिए फूड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ। बाकी कैल्शियम की मेडिसिन आती है हाँ। जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल है। हाँ। तो उनमें से कोई भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कोई भी आप कैल्शियम का टैबलेट एक ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगला सवाल है मेरा कि कितनी उम्र के बाद से हड्डियों की मजबूती के लिए सप्लीमेंट शुरू कर देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट तो हमें पूरी जिंदगी ही खाना है। मतलब वो तो मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो तो बच्चों से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। इवन तक 11-12 में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उस समय बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। तो विटामिन डी तो थ्रू आउट द पीरियड चाहिए। पर कैल्शियम सप्लीमेंट ऑन एंड ऑफ तो बीच में चाहिए हमें, लेकिन 35 की एज के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट फीमेल्स में और 40 के बाद मेल्स में स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे तो आपसे बातचीत करके और सुनते हुए पता चल रहा है कि मतलब ये विटामिन डी की जो अगर समस्या है, अगर कमी है, तो ये कितनी गंभीर समस्या है। इसको लेकर मतलब इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको यदि मतलब कि हम इतनी बातें कर रहे हैं तो जैसे कई बार विटामिन डी इतना डेफिशिएंट हो जाता है कि बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ जाता है कि बोन अपने आप फ्रैक्चर होने लग जाती है। उनको पता ही नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ और वो सडनली बेड रिडन हो जाते। सडनली नहीं, धीरे धीरे बेड की तरफ बाउंड हो जाते हैं कि बेड पे ही रहते हैं, चलते ही नहीं, कि चला ही नहीं जा रहा। मतलब ऐसे भी उम्र में हो सकता है क्या? किसी भी उम्र में, किसी भी, मतलब मेरे पास बच्चा है 12-13 साल का, फीमेल है 25 ईयर की, चलना बंद कर दिया अचानक, धीरे धीरे चला ही नहीं जा रहा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो मैं आपको यदि बताऊं तो एक फीमेल है 25 एज की एक लेडी है, लड़की है, ऑफिस गोइंग गर्ल, बिल्कुल ठीक, खुश, अच्छी, अपना खाना पीना, अपने जो सोशल सर्किल जो चल रहा है उनके साथ जीना। तो सडनली वो मेरे पास 2 महीने की हिस्ट्री लेकर आते हैं कि चलना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं मतलब मेट्रो में जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, लेकिन आते वक्त तो मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे तो पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। मतलब पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे, वो कहती है कि मैंने मेडिसिन खाई, ठीक हो गया,
फिर पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मैं अब ऑफिस जाना ही मेरा बंद हो गया। मैं वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, मैं घर से काम करूँ, पर मेरा वॉशरूम जाना भी मुश्किल होने लग गया है, मेरी चाल बिगड़ती जा रही है। तो हमने उसके एक्सरे करवाए। एक्सरे में पेल्विस बोन में 6 फ्रैक्चर मिले। अच्छा। ऐसे फ्रैक्चर को इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर बोलते हैं, या इनको लूजर जोन बोलते हैं, कि हड्डी के अंदर कमी की वजह से माइनर क्रैक डेवलप हो गए। और कई बार वो क्रैक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है, और उसमें हमें ऑपरेशन से उसको मैनेज करना पड़ता है। तो फिर हमने उसकी सब टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद देखा कि विटामिन डी और कैल्शियम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। विटामिन डी नियर अबाउट 0 और कैल्शियम लगभग 6 या 7, 9 के करीब होना चाहिए, 6 या 7 हो। तो उसमें क्या होता है कि जब विटामिन डी बहुत लंबे टाइम तक कम रहता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी में उसको कंप्लीट करने के लिए एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिसका नाम पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन बोन्स में से कैल्शियम को धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करता है और बोन को धीरे धीरे फ्रैक्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हमने उसके प्रॉपर टेस्ट करवाए, और 3 या 4 हफ्ते के ट्रीटमेंट में पेशेंट बिल्कुल ठीक। 3 या 4 हफ्ते की। अभी तो आई थिंक 6 मंथ हो गए हैं ट्रीटमेंट में। वो पेशेंट सारा काम कर रहा है, अपना हर काम कर रहा है। ऐसे ही एक मेरे पास फैमिली है कि बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है, जाता ही नहीं है, बैठा रहता है। क्या उम्र? 12 साल उम्र, 12-13 साल उम्र, कि बच्चा जा नहीं रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। बच्चा अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बच्चा कि क्या हुआ है। मदर कहती है कि भी ये सामान है, तो नहीं, ये कुछ ही नहीं करता। हिंदू पंडित फैमिली, बच्चा कह रहे कि अपनी जगह से नहीं रहता है। और बच्चे से पूछते हैं, बच्चे डर में बता नहीं पाते कि दर्द हो रही है। हम भी सोचते हैं कि दर्द हो रहा है, ऐसे ही कर रहा होगा, स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है। उनको लगता है कि ऐसा ही बच्चा कर रहा है, ऐसा ही। बच्चे टीवी देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, इतना तो बॉडी चलती रहती है, लेकिन चलना नहीं अलाउ करता। धीरे धीरे स्कूल जाना बंद हो गया। जब मैंने उसको चलते हुए देखा, मेरे को समझ आ गया कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो फिर उसका एक्सरे करवाए, वही बोन्स के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर। तो फिर सब टेस्ट करवाए, तो वही हार्मोन्स की, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी, पूरा किया, आज बच्चा ठीक है। आज जिस तरह से भागदौड़ भरी जिंदगी है, और ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, इस तरह के उदाहरण जो आप बता रहे हैं, इस तरह के सुनकर लोग कोई भी मतलब डर हो जाएगा। और भागदौड़ भरी जिंदगी है, ऑफिस जाना है, आना है, समय नहीं है, गैजेट्स में बिजी हैं, और चीज़ें अलग ही दुनिया में चल रही हैं। वैसे समय में भी आपसे, डॉक्टर से तो लोग होप सबसे ज़्यादा ही रखते हैं। उसमें मुझे बताइए कि अगर हड्डियों की स्थिति को समझनी है तो वो कैसे, क्या मतलब कैसे उसकी स्थिति को समझा जा सकता है कि कौन सी स्थिति में है हमारी हड्डियाँ, क्या हालात है उसके? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो, हड्डियों की स्थिति समझने के लिए वैसे तो एक टेस्ट होता है जिसका हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यंग पेशेंट में डेक्सा स्कैन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। डेक्सा स्कैन जनरली हम 60 के अबव, जैसे फीमेल्स में 60 के अबव, मेल्स में 65 के अबव अच्छा ही रिकमेंड करते हैं। 50 के नीचे जनरली हम डेक्सा स्कैन रिकमेंड नहीं करते अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज या थायराइड, तो जल्दी भी करवा लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे यंग पेशेंट में यदि वो जानना चाहता है कि हड्डियों की कैसी मेरी स्थिति है, एक तो सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि दर्दें बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी के अंदर अननेसेसरी पेन्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हड्डियों की कमजोरी हो रही है। तो सिंपल ब्लड टेस्ट से, विटामिन डी के ब्लड टेस्ट से, सीरम कैल्शियम के ब्लड टेस्ट से, और सीरम B12 और सीरम PTH के ब्लड टेस्ट से, और एक एल्कलाइन फास्फेटेज ब्लड टेस्ट होता है, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि बोन कितनी खराब हो रही है या बोन में कितना कमजोरी है। यदि ये टेस्टों में प्रॉब्लम आती है, यदि टेस्ट में गड़बड़ी आती है, तो उनका ट्रीटमेंट लेने से इम्प्रूव हो सकता है। और यदि हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं तो एक स्कैन होता है जिसका नाम होता है डेक्सा स्कैन। ये बॉडी की बोन मिलर डेंसिटी को बताता है। ये एक आइडियल टेस्ट है जो करवाना चाहिए ओल्ड एज में। और हड्डियों की हमें किस स्टेज पे है, कि वो नॉर्मल है, उनमें ऑस्टियोपीनिया है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका हमें पता लगा के और उसका मतलब कि अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कोरेज होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये
टी स्कोर की क्या होता है? टी स्कोर की क्या? यही डेक्सा स्कैन के अंदर एक टी स्कोर होता है। टी स्कोर का मतलब होता है कि आपकी हड्डियों में कितनी बोन मिनरल डेंसिटी है, कितना कैल्शियम है, वो यंग पेशेंट से कंपैरिजन किया जाता है कि आप उससे कितने पीछे चल रहे हैं, तो इसको टी स्कोर बोलते हैं। यदि ये -1 से हायर है, मतलब -1 और 0 के बीच में है, या 0 से +1 के बीच में, तो अच्छी है, नॉर्मल है, उसके बराबर है ना, जैसे उसको हमने 0 मान लिया यंग पेशेंट को। यदि उसके -1 तक आपकी है तो मतलब कि आपकी ठीक है। -1 से लेके -2.5 तक तो मतलब ओस्टियोपीनिया है, मतलब हड्डियां कमजोर है। और -2.5 से ज्यादा है आपका, जैसे -3.5 है या -3 है, तो मतलब कि आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। उसका प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से आपका उपचार करना चाहिए। अच्छा, पता चलता है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो शरीर के अंदर किसी व्यक्ति को अगर हो जाती हैं तो वो भी मतलब हड्डियों को कमजोर कर सकती है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हड्डियों को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं? अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो थायराइड की बीमारी है। चाहे थायराइड कम हो, चाहे थायराइड ज़्यादा हो, जनरली इंडिया में हाइपोथायराइड बहुत कॉमन है। तो थायराइड का प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहना, ये हड्डियों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ऑस्टियोपोरोसिस करता है। दूसरा एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। यही एक थायराइड का अलग रूप है, डिफरेंट रूप है उसका, तो उसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तीसरा, डायबिटीज में हड्डियां कमजोर हो जाती है। यदि डायबिटीज रहती है जिनको, तो उनको हड्डियों पे जल्दी इफेक्ट पड़ता है, हड्डियां कमजोर रहती है। तीसरा है किडनी की यदि प्रॉब्लम है, किडनी में हमारा विटामिन डी जो होता है एक्टिव फॉर्म में आता है, किडनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है विटामिन डी को, तो विटामिन डी काम करता है। तो किडनी की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको विटामिन डी सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए, टेस्ट करवा के कि कितना विटामिन डी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाती है। लीवर की डिजीज है, और यदि पेट में कोई माल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, जैसे लीवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है या पेट में अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो उनका भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आ जाता है। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हड्डियों की कमजोरी के 4 कारण कौन कौन से हैं और उसके उपाय भी बताएं आप। अच्छा, जो हड्डियों की कमजोरी के यंग पेशेंट में, जैसे उम्र के साथ तो कमजोर होनी है, लेकिन जल्दी कमजोर होने के 4 मेन कारण हैं जिसमें जल्दी कमजोर हो जाएंगी। अच्छा। जैसे उसमें सबसे पहले तो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब सप्लीमेंट्स की, बॉडी में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होना। दूसरा, अत्यधिक तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन करना। तीसरा, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना। चौथा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होना, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, किडनी प्रॉब्लम है। तो इनको बचाने के क्या 4 उपाय हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना, जैसे प्रॉपर डाइट लेना, कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर और नॉन-वेज, अंडा, ये कैल्शियम के लिए हो गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी कैल्शियम की रिच सोर्स होती है। विटामिन डी के लिए प्रेफरेबली सप्लीमेंट लेना। प्रोटीन रिच डाइट लेना, जैसे सोयाबीन हो गया, अंकुरित दालें हो गई वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेज जो फूड प्रेफर करते हैं उनके लिए मीट हो गया, अंडा हो गया और चिकन हो गया। और मिनरल्स के लिए जैसे मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो मिनरल्स है, इसके लिए नट्स आ गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ गई, जुकूनी आ गया, और सी फूड में भी अच्छा खासा मिनरल्स होते हैं। और विटामिन के भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसके लिए। तो विटामिन के लिए आपको जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, और ये ब्लूबेरी, एवोकाडो, कीवी, और जो एक केल के पत्ते होते हैं, ये इनमें सब में विटामिन के अच्छी मात्रा में होता है। अब दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर वॉक करना, रेगुलर व्यायाम करना, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और जंक फूड कम खाना, और अल्कोहल और तंबाकू का सेवन लिमिटेड में करना या ना करना सबसे बढ़िया है। और लास्ट में, यदि आपको डायबिटीज है, थायराइड है, किडनी प्रॉब्लम है, तो इनको इग्नोर ना करके इनको कंट्रोल में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम इनको इग्नोर करते हैं तो इनिशियली तो ये सिम्टम नहीं देती हैं, जैसे आपका डायबिटीज अनकंट्रोल चल रहा है तो आपका काम चलता रहता है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम होती, ये सिम्टम्स बाद में देते हैं। ये ऐसी साइलेंट डिजीज होती है। थायराइड भी साइलेंट डिजीज होती है, ये एकदम से कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब
ये बढ़ जाएंगी, ये अंदर अंदर बॉडी को डैमेज कर देंगी, फिर आपको सिम्टम आना स्टार्ट। तो इसको इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। इंडिया में इग्नोर का कल्चर बहुत ज्यादा है कि चलो चलते हैं, अभी तो चल रहा है, अभी तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, मैं बीपी रहता है मेरे को, तो अभी तो बीपी मेरे को कुछ कह ही नहीं रहा, चाहे ज्यादा है, पर वो एकदम से कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो इन सब को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगों ने डेक्सा स्कैन पे बात की, तो क्या डेक्सा स्कैन रूटीन जांच का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, जो डेक्सा स्कैन है, जो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बताता है या बोन मिनरल डेंसिटी को बताता है, तो वो एक एज के बाद रूटीन जांच का पार्ट होना चाहिए, पर इसको हर महीने नहीं करवाते हैं डेक्सा। अच्छा, डेक्सा स्कैन साल में या 2 साल में एक बार करवाया जाता है। ऐसा महीने में डेक्सा स्कैन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यदि कोई डेक्सा स्कैन में यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, यदि आप डॉक्टर को दिखाते हैं और उसको रीचेक करना है, तो मिनिमम 1 ईयर का गैप आपको करना चाहिए। और जो एज है डेक्सा स्कैन की रूटीन में करवाने के बाद, तो मैं इंडियंस के हिसाब से 60 फीमेल की बोलूंगा और मेल्स के लिए 65 एज है। अच्छा। और डेक्सा स्कैन का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। डेक्सा स्कैन में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैंने पहले बताया था टी स्कोर के हिसाब से जी 0 to -1, -1 to -2.5 एंड -2.5 से अबव। तो यदि आप 0 से -1 की तरफ आते हैं तो ये नॉर्मल कंसीडर होता है, और -1 से -2.5 की तरफ आते हो तो ओस्टियोपिनिया होता है, और -2.5 से आते हो अबव आते हो तो ओस्टियोपोरोसिस कंसीडर होता है। तो यदि आपको ये ओस्टियोपिनिया है तो भी इलाज चाहिए, और यदि आपको ओस्टियोपोरोसिस आया तो डेफिनेटली आपको सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी नहीं, इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन आती है, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो डेली बेसिस पे लगते हैं, और कुछ इंजेक्शन आते हैं वो 6 महीने में एक बार लगते हैं। वो आपको जरूर लेने चाहिए ताकि बोन की डेंसिटी अच्छी रहे और बोन में फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों ने ये जानकारी सोशल मीडिया पे डाली कि डॉक्टर दीपक अरोड़ा के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों ने कुछ कुछ सवाल जो पूछे हैं वो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। कि जैसे एक किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब से जरूर ये पूछे कि इंजरी हो गई और डॉक्टर से तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यदि आपको इंजरी हो गई है, किसी भी लिम्ब की इंजरी हो गई है, ये पैर की या हाथ की इंजरी हो गई है, तो उसको स्प्लिंटेज देना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? स्प्लिंटेज मतलब कि सहारा देना उसको बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे हाथ की इंजरी हो गई है तो चुन्नी से उसको बांध के और उसको सपोर्ट दे दे। मतलब घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, गत्ता होता है, बरखच्ची होती है, कुछ भी चीजें होती है, लकड़ी होती है, उससे उसको सपोर्ट देके उस पे बैंडेज बांध दे, कपड़ा बांध दे। सपोर्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सपोर्ट देते वक्त हल्के हाथ से बैंडेज बांधना बहुत जरूरी है, टाइट बैंडेज बांधना नहीं होता है। तो स्प्लिंटेज आप घर पे दे सकते हैं। स्प्लिंटेज किसी भी सपोर्ट की चीज है, जैसे जो कार्डबोर्ड हुआ, हार्ड कार्डबोर्ड हुआ, गत्ता हुआ, या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हुआ, उसको उस पे रखे पैर को या फिर हाथ को, और उसमें बैंडेज उस पे बांध दे। जैसे उस पे गर्म पट्टी बांध दे हल्के हाथ से, या फिर कुछ भी कपड़ा बांध दे ताकि उस पार्ट को सपोर्ट मिले। दूसरा कि कोल्ड पैक का बहुत बड़ा रोल है। ठंडी सिकाई आप करें, उससे सूजन कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा। तो कोल्ड पैक तुरंत करें और उसको सपोर्ट दें। अब उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये इंजरी माइनर है या मेजर है, कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है या फिर हम वेट कर सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसी स्थिति में है कि डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो जरूर जाए, इसमें तो कोई, पर कैसे आप रिमोट एरिया में है और नहीं डॉक्टर का असेस हो पा रहा है, तो ये 2 चीजें तो आपने कर दी कि ठंडा भी सिकाई कर दी और स्प्लिंटेज भी दे दिया ताकि और डैमेज होने से बच सके। दूसरा, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस है जिसमें कि आपको तुरंत चाहिए, चाहे वो कोई भी टाइम। अच्छा। तो उसमें वार्निंग साइन में ये है कि यदि आप वजन लेने लगे और फिर दोबारा गिर गए, बाय द वे पैर पे हुआ और पैर पे आप वजन रख ही नहीं पा रहे हो और सपोर्ट ले ही नहीं पा रहे हो, और पैर अपने हिसाब से इधर उधर मूव कर रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब कि इसमें कोई मेजर इंजरी हो गई है, इसमें कोई बोन ब्रेकेज हो गया है, तो आपको तुरंत स्प्लिंटेज करके, जैसे मैंने आपको बताया,
स्प्लिंटेज करके उसको आइस पैक कर देंगे ताकि सूजन नहीं आएगी, तो आप डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन आप वेट दे पा रहे हैं, सूजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, पर हालांकि डॉक्टर के पास जाए, लेकिन वेट कर सकते हैं, तो घबराए नहीं उस। अच्छा, ज्यादातर लोगों को ना इस बात का ज्ञान नहीं है, जो आप ही अभी आपने कहा कि ठंडी सिकाई, कई जगहों पे लोग गर्म सिकाई करने लगते हैं, तो ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए और गर्म सिकाई करनी कब चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप। अच्छा देखो मेरे जिसमें देखो जैसे चोट लगी, हाँ, इन्फेक्शन हो गया, हाँ, चोट लगी है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस समय ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वहां पे, जो हमारी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड लेके आती है वो डायलेट हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ा देती, तो उसमें सूजन आने लग जाती है। जैसे जैसे हाथ में या पैर में सूजन बढ़ती जाती है, वो और दर्द पैदा करती है और आगे ब्लड फ्लो और रोकती है। तो सूजन को यदि हमें कम करना है तो ठंडी सिकाई चाहिए। ठंडी सिकाई करेंगे, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वहां सूजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। लेकिन यदि कंडीशन पुरानी है, जैसे चोट लगी 6 हफ्ते हो गए, अब सोरनेस आ गई है, टाइटनेस आ गई है, तो मसल्स को रिलैक्स करना है तो गर्म सिकाई कीजिए। अच्छा, तो कोई भी एक्यूट इंजरीज है या एक्यूट कंडीशन है, इन्फेक्शन हुआ, चोट लगी, ठंडी सिकाई। लेकिन पुरानी चीज है, जैसे पुरानी चोट लगी है, मांसपेशियों को रिलैक्स करना है, तो गर्म सिकाई। डॉक्टर साहब, मैं एक अपने लिए आपसे ये सवाल, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है जानने की कि इन दिनों जब आप अपने पेशेंट के साथ जब आप डील करते हैं, तो युवाओं में किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं? अच्छा, युवाओं में हमारे पास जैसे एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस ज्यादा है। अच्छा, मतलब युवा लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, तो इंजरी के चांस ज्यादा आते हैं। दूसरा, युवा लोग आजकल जिम बहुत जाते हैं। हाँ, जिम का तो क्रेज। जिम इंजरी के केस भी हमारे पास ज्यादा आते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो एक ऐसी चीज है जिससे कि हमें बचना ही उसका इलाज है, कि हमने गाड़ी की स्पीड लिमिट अपने तय में रह के गाड़ी चलाना जी, उसका तो ये तरीका। और उसमें तुरंत इलाज की भी जरूरत होती है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी का एक्सटेंट कितना भी हो सकता है। मतलब आपको सिर्फ हाथ पैरों की नहीं, ब्रेन की भी चोट लग सकती है जी। तो जो सेफ्टी मेजर है, यदि हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम बच जाते हैं। यदि सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं करते तो बड़ा नेचुरल है कि किसी भी हद तक इंजरी हो सकती है। वो तो एक तरह से रिस्क की चीज है। यदि हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हम अपने आप को रिस्क में ही डाल रहे हैं, क्योंकि यदि ब्रेन इंजरी ऐसा कुछ होता है तो आपकी लाइफ तो चेंज होगी या खराब होगी। यदि ब्रेन में आपकी फैमिली की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। दूसरा, जिम में जो लोग ईगो ट्रेनिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ईगो लिफ्टिंग क्या होती है? ईगो ट्रेनिंग क्या होती है? मतलब हाई ईगो लिफ्टिंग होती है कि भैया उसने 40 उठाया, मैं 50 उठाऊंगा, उसने 50 उठाया तो मैं 100 उठाऊंगा। अच्छा, यही ईगो लिफ्टिंग होगी मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा मानना है, उसे ईगो लिफ्टिंग ही मानते हैं जी जी, कि कल मैंने इतना वेट उठा लिया कि मेरे तो एक आवाज आई और पेन स्टार्ट हो गया। नहीं, लास्ट टाइम भी आपने एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, वीकेंड वॉरियर। हाँ, वीकेंड वॉरियर वो थे जो बस सब में जाके बहुत कुछ वो सोचते हैं कि मैं बस 2 हफ्ते बहुत अच्छा टर्म लगा था, और आपने इस बार बोला ईगो ट्रेनिंग या ईगो लिफ्टिंग। हाँ, ईगो लिफ्टिंग। हाँ, ईगो लिफ्टिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आपकी मसल या आपका जो मसल पूल है वो 100 kg वेट उठाने के लिए अभी तैयार ही नहीं है और आपने ईगो में उठा लिया, तो बट नेचुरल वो टीयर ही हो। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या उठाया। यदि आपने नीचे से जैसे डेड लिफ्टिंग की है तो कमर में प्रॉब्लम आएगी, और यदि आपने पुशअप वाली कोई ऊपर उठाने वाली ऐसा किया है तो आपकी मतलब शोल्डर मसल्स में या एल्बो मसल्स में वो टीयर हो गई होगा। मसल की एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से ऊपर वो काम नहीं कर सकती है। उससे ऊपर उसे पैसे डालोगे वो टीयर हो जाएगी। तो उसको उस स्ट्रेंथ तक लाने के लिए पहले आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उस तक लाना है, फिर आपको आगे की ओर बढ़ना है। इस तरह के तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों में हम लोगों ने लगातार इस तरह के रील्स और वीडियोस भी देखे हैं, जो ईगो लिफ्टिंग जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। वो अपने क्षमता से ज्यादा वजन उन्होंने उठाया है और वो वीडियोस देखने को मिले हैं और तुरंत उनका वो इंजरी हो गई है। तो कुछ कहीं ना कहीं तो यही है कि उतना ही वजन उठाओ जितना बॉडी अलाउ करती है, और धीरे धीरे यदि आपको इस फील्ड में जाना है तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। एकदम से तो कुछ ऐसा नहीं मसल में पावर आ सकती कि सब कुछ उठा लोगे। अब एक हमारे दर्शक ने पूछा कि डॉक्टर साहब से ये जरूर
हम जानना चाहेंगे कि ACL टीयर अगर हो जाए तो तुरंत ऑपरेशन करवाना चाहिए या इंतजार कर सकते हैं? अच्छा, ACL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है घुटने का। ACL घुटने की लिगामेंट को स्थिरता प्रदान करता है। ACL क्या होता है? किस? ACL एक लिगामेंट है, एक रस्सी है एक तरह से। अच्छा। ये घुटने के अंदर होती है, घुटने के सेंटर में होती है, और ये घुटने की ऊपर वाली हड्डी फीमर बोन के एंड को टिबिया से कनेक्ट रखती है जी। और एक तरह से घुटने को स्टेबिलिटी या स्थिरता प्रदान करती है, ताकि घुटना लचक नहीं खाता है। चलते फिरते वक्त घुटने में स्थिरता बनी रहती है, लचक नहीं मारता। ACL लिगामेंट के इंसिडेंट बहुत ज्यादा है जब हम स्पोर्ट्स इंजरी में जाते हैं, जब खेलते हैं कूदते, सडन यदि हमने ट्विस्टिंग किया, सडन हमने स्टॉप किया और हमारी मसल्स इतनी एक्टिव नहीं है, हम कभी कभी खेलते हैं, ऐसा कभी होता है, तो क्या होता है कि ACL पे प्रेशर आता है और ACL ब्रेक हो जाता है। वही मैंने बताया कि हर चीज का एक पावर है, उससे ज्यादा वो होता है स्ट्रेंथ, वो ब्रेक हो जाता है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेनिंग लेते हो तो ऐसा नहीं होता। यदि ACL एक बार टीयर हो गया तो घुटने में लचक आ जाती है। जब आप, ऐसा तो नहीं है कि चलने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि आप भागने की कोशिश करते हो या फिर एरो सरफेस पे चलते हो तो क्या होता है कि घुटने का एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ACL यदि लिगामेंट इंजरी हो गई है तो हमें सर्जरी करवा के उसे नया ही बनाना लास्ट इलाज होता है, और वो ये सर्जरी दूरबीन से होती है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। पर ऐसा नहीं है कि ACL हमें तुरंत बनवाना है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते इवन तक 6 वीक्स तक भी वेट कर सकते हो, उससे ऊपर भी वेट कर सकते हो, पर उसमें कुछ सावधानियां हैं। जैसे आपको पहली बार इंजरी हुई और ACL आपका ब्रेक हो तो उस समय हमें 2 हफ्ते वेट करना है सर्जरी के लिए, यदि हम सर्जरी के लिए रेडी है। उसमें क्या है कि घुटने में जब चोट लगती है तो सूजन आ जाती है, घुटने में ब्लड बढ़ जाता है और घुटने के अदर लिगामेंट्स को भी माइनर डैमेज रहता है। तो 2 हफ्ते में वो सेटल हो जाता है, फिर घुटने की मूवमेंट करके 1 हफ्ते बाद हम सर्जरी के लिए प्लान कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको डिले करना है तो आप डिले कर सकते हो। बस मैंने आपको बताया कि जब आप बाहर जाओ तो ब्रेस लगा के जाओ, एक्सरसाइज घुटने की प्रॉपर करो, और दूसरा है कि अनइवन सरफेस पे रनिंग को अवॉइड करो। तो आप इसको और भी डिले कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा डिले करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको और स्ट्रक्चर डैमेज होने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि 6 हफ्ते 2 महीने 3 महीने तक भी आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आप एक्सरसाइज करते रहो और नी का सपोर्ट पहन के ही अनइवन सरफेस पे, या फिर मतलब कि बाहर जाना है तो पहन के जाओ, ताकि घुटने में बार बार झटका ना आए, लचक में। अच्छा, रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल है, जो कि आजकल देख रहे हो कि लगातार रश ड्राइविंग के और रोड पे जो एक्सीडेंट के मामले ज़्यादातर आते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँ कि रोड एक्सीडेंट के केस में सबसे पहली मेडिकल अटेंशन क्या होनी चाहिए? आपका क्या सलाह है कि क्या करना चाहिए? अच्छा, जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, यदि हम ये माने कि देखो, सबसे पहले मेडिकल अटेंशन तो ये है कि यदि आपके साथ किसी के, मतलब आपने देखा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी है। ये बना है कि आप वहां खड़े होके भीड़ लगाने की बजाय सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी है। एम्बुलेंस के लिए स्पेशल नंबर्स हैं, आसपास हॉस्पिटल के भी नंबर्स हैं, मुझे सेव रखो और उनको कॉल करो, या पुलिस को कॉल करो ताकि वो ले जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात आई कि पेशेंट के क्या करना है, जो सामने पड़ा है। एम्बुलेंस को कॉल करना भूल गए और आप उसके इलाज में लग गए, तो फाइनल इलाज तो आप सड़क पे नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली समझदारी की बात है कि हेल्प के लिए किसी को बुलाओ जी, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो कि कौन सा पार्ट स्वेल्ड है, कौन सा पार्ट इंजर्ड है, ब्रेन में कितनी इंजरी है, एक असेस करो, जिसको हम ACD बोलते हैं, ABC बोलते हैं जिसको, कि एयरवे देखो, ब्रीदिंग देखो, सर्कुलेशन देखो, वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। आखिरी सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट का, कि किसी ऐसे चैलेंजिंग केस, किसी ऐसे केस का अगर आप जिक्र करना चाहें जिससे लोगों को आप शेयर करना चाहें, जिससे लोग कुछ सीख ले सकें, इस तरह का कोई केस आप। हमारी लाइफ में कई केसेस आते रहते हैं, तो आज मैं केस के बारे में बात करना चाहूँ कि यंग पेशेंट 25 ईयर मेल, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। और फ्रैक्चर हो गया थाई बोन का। अच्छा। ऑपरेशन किया, नहीं सक्सेसफुल रहा, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर सक्सेसफुल नहीं रहा, आखिरकार उसमें इन्फेक्शन हो गया। ऐसा 4 बार सर्जरी के बाद भी कई बार हड्डी नहीं जुड़ती,
उसका कारण रहा इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो भी रहा, लेकिन इन्फेक्शन भी एक कारण रहा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी रही और इम्प्लांट बार बार फेल होता है। तो पेशेंट लास्ट तक यदि इतनी बार सर्जरी होने के बाद भी नहीं सेटल हुआ तो आखिर उन्होंने सोचा कि पेशेंट ने ये सोचा कि मैं इसको हटवा लूं, पैर, मतलब पैर कटवा लूं। हाँ, कोई अब मेरा काम। तो वो मेरे संपर्क में आए तो मैंने उसे ये दिया कि ऐसा भी चेंजेस है कि हम प्रॉपर तरीके से यदि इन्फेक्शन को ख़त्म करें और प्रॉपर सप्लीमेंट लें तो ऐसा हो सकता है कि ये ठीक हो सकता है, 5वीं बार भी ठीक हो सकता है। तो फिर हम उनको काउंसिल किया। पहले तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था कि मैं तो बस इसको हटवाना चाहता हूँ। तो हमने उन्हें प्रॉपर काउंसिल किया, उनका न्यूट्रिशनल इम्प्रूव किया और इन्फेक्शन जो था बॉडी के अंदर उसे ख़त्म किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो वो इन्फेक्शन ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने उसके सर्जरी को की, ये प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर तरीके से सर्जरी को प्लान किया और उसमें बोन अलग से भी हमने डाली, क्योंकि बोन बार बार ना जुड़ने की वजह से ख़त्म हो गई थी। तो अलग से हमने बोन लेके बोन भी डाली उसके अंदर। तो ऐसा भी एक मेथड है कि वो उसे बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कि जब हड्डी नहीं जुड़ती है इन स्पाइट ऑफ प्लेट के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ सर्जरी के बाद भी, तो बोन ग्राफ्टिंग एक माध्यम होता है कि हम अदर जगह से, हमारे बॉडी में ऐसी अदर जगह है जिसमें एक्स्ट्रा बोन होती है हमारे पास, तो वो लेके उसके अंदर डाल के फिर हमने उसमें उसको ऑपरेशन करके उसको प्लेट लगाई। फिर वो 3 महीने में जुड़ गया और आज सब कुछ काम कर रहा है। 2 साल हो गए हैं, मैरिज हो गई है, सब अच्छा चल रहा है। तो अब पूरा वजन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा मेथड है कि यदि हड्डी नहीं जुड़ती है एक टाइम के बाद, यदि ऑपरेशन करवाएं या ऑपरेशन ना करें, हड्डी ना जुड़े, तो एक्स्ट्रा बोन डालने का प्रोसीजर होता है जिसको हम बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वो एक अच्छा प्रोसीजर है। हमारे जो कमर है उसके पास 2 बोन्स होती हैं जिसे हम इलायक बोन बोलते हैं। तो वहां से बोन लेके, वो बोन बड़ी मतलब कि ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल वाली होती है। अच्छा। उसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो हड्डी जोड़ने में हेल्प करते हैं। बोन मैरो होता है उसके अंदर। बिल्कुल नई जानकारी है ये। हाँ, तो वहां से हम बोन लेके उसके अंदर सप्लीमेंट करते हैं जो जो बोन नहीं जुड़ रही है, तो उसको प्रेरित करती है नई हड्डी बनाने, क्योंकि हड्डी भूल चुकी होती है नई हड्डी बनाना एक टाइम के बाद। तो ऐसा मेथड होता है। तो इस मेथड को हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। तो बोन ग्राफ्टिंग करने से जो हड्डी नहीं जुड़ रही है उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि एक उम्र के बाद से हड्डियां मतलब वो जुड़ना मतलब हाँ, एक एज के बाद यदि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो हड्डी बहुत मुश्किल से जुड़ती तो है, पर जुड़ने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अच्छा, एज भी फैक्टर है और भी कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं कि कम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब एक पेशेंट है हमारे जयपुर के पेशेंट है, उनको प्रेगनेंसी के बाद वही हुआ कि चलना मुश्किल हो गया, चलना दिक्कत हो गई, तो बोन फ्रैक्चर हो गई। तो बोन फ्रैक्चर में ऑपरेशन करके स्क्रू डाल दिए कि जुड़ जाएगी, फिर भी नहीं जुड़ी। स्क्रू डाल दिए फिर भी नहीं जुड़ी। तो उनके जब दोबारा एक्सरे, वो फिर हमारे पास दिखाने आए दिल्ली में, तो दोबारा एक्सरे करवाए तो पता लगा कि ये बोन इतनी कमजोर क्यों है। 40 साल की बोन ऐसा लग रही है 70 साल की। हम एक्सरे देखते रहते तो हमें आइडिया लग गया कि इस बोन की हड्डी ऐसी दिखेगी और इस बोन की हड्डी ऐसी दिखेगी। तो पहचाना कि इसमें मतलब कि सब कुछ ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन बोन नहीं जुड़ रही है। तो कारण ढूंढना पड़ेगा। तो कारण ढूंढा तो फिर कारण मिला कि उनका विटामिन डी बहुत कम है और जो बोन को खाने वाला हार्मोन है, पीटीएच हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा है। वो इतना ज्यादा है कि वो बोन जुड़ने ही नहीं दे रहा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से, मेडिसिन के ट्रीटमेंट से उनको बोन जुड़ भी गई और चलने भी लग गई। आज वो सारा काम कर रही है। आज 6 साल हो गए इस बात को। तो वो एक्सरे से माइंड में क्लिक हुआ कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में है कि जो जुड़ने नहीं दे रहा। इसमें बोन ग्राफ्टिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। वो एक बात थी कि ना, एक ऑब्वियस पिक्चर पता लग गई एक्सरे से कि भैया इसमें बोन में कुछ डिजीज है, इसलिए नहीं जुड़ रही है। बोन में कुछ है ही नहीं, मतलब कि ताकत ही नहीं है, कैल्शियम ही नहीं है। तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से वो जुड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आप आए। बहुत ही अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। ठीक है।